वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस पॉइंट। और आज बच्चों हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स का एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव सीरीज। और आज हम लोग पढ़ेंगे आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स। तो आज बच्चों सबसे पहले इसका वेटेज जान लेते हैं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव्स इसमें से आते हैं। तो बच्चों इसमें से 4 से 7 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है। और ये काफी अच्छा वेटेज है इस चैप्टर का, ठीक है। और इससे शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं इस चैप्टर से। लेकिन आज हम लोग ऑब्जेक्टिव का चर्चा करने वाले हैं इस चैप्टर का। ये है चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 का ऑब्जेक्टिव। हम लोग आज सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का। ये क्लास 12 का है, ठीक है। फिजिक्स का टॉपिक है ये। और इसमें हम लोग बहुत चीज जानेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि इसमें जितना भी सारा टॉपिक्स है उस सारे टॉपिक्स को डील करेंगे अच्छे से, जिससे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं उसी टॉपिक को डील करना है यहाँ। और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव पे जाएंगे और ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। तो अगर जो थ्योरी इस चैप्टर का पढ़ चुके हैं तो इस थ्योरी के स्किप करके डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो आइए हमारे साथ बन जाइए। और सबसे पहला टॉपिक जो है बच्चों इस चैप्टर 2 का फिजिक्स का, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपने पढ़ा भी होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? तो कोई भी चार्ज पार्टिकल है, मान लो कोई भी चार्ज पार्टिकल है, मान लो क्यू है, ठीक है। और इसके कारण मुझे इस पॉइंट पे चाहिए कितना पोटेंशियल होगा, कितना पोटेंशियल होगा। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे एक +1 माइक्रोकूलम्ब का या 1 कूलम्ब का चार्ज हम लोग यहाँ रखेंगे। +1 कूलम्ब का चार्ज, जिसको बोलते हो आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मान लो अभी यूनिट पॉजिटिव चार्ज अभी यहां से कितना डिस्टेंस पर है? r डिस्टेंस पर है, यानी पॉइंट P पर है। और इसके कारण मुझे पॉइंट P पर पोटेंशियल डिफाइन करना है। तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे हम लोग? इनफाइनाइट तक ले जाएंगे। इनफाइनाइट तक ले जाने में इलेक्ट्रिक फोर्स जितना वर्क करेगा, इनफाइनाइट तक ले जाने में, पॉइंट P से इनफाइनाइट तक ले जाने में इलेक्ट्रिक फोर्स जितना वर्क करेगा उसी वर्क को बोलेंगे हम लोग इस पॉइंट पे पोटेंशियल। तो सपोज करो यहां से हम एक स्मॉल चार्ज Q0, जो कि Q0 है, Q0 चार्ज को इस पॉइंट P से इनफाइनाइट तक ले जाने में मान लो वर्क करना पड़ा W। तो 1 कूलम्ब चार्ज को ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? W/Q0, ठीक है। और इसी 1 कूलम्ब यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी पॉइंट से इनफाइनाइट तक ले जाने में इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा जितना वर्क होता है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। इसी को V से डिनोट करते हैं बच्चों। इसलिए V का फॉर्मूला क्या हो जाता है? W/Q, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है कि किसी भी पॉइंट पर किसी चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालना है तो उस पॉइंट से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट तक ले जाने में इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा जितना वर्क डन होगा दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप लोग समझ गए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको याद रखना है, V बराबर W/Q होता है, ठीक है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों? तो वर्क डन का जो यूनिट होता है बच्चों ये होता है जूल, और Q का यानी कि चार्ज का जो यूनिट होता है बच्चों ये होता है कूलम्ब। और जूल पर कूलम्ब को जैसा कि आप जानते हैं क्या कहा जाता है? वोल्ट कहा जाता है, ठीक है। यहां से अगर W निकाले, W का वैल्यू निकाले तो V इंटू क्या हो जाएगा? Q। ये W इक्वल टू V इंटू Q है। ऐसा यूनिट वोल्ट होता है इसका। जूल पर कूलम्ब को ही एक्चुअली में क्या कहा जाता है? वोल्ट कहा जाता है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है जूल पर कूलम्ब को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वोल्ट, ठीक है। इसका डायमेंशन देखो बच्चों क्या हो जाएगा? ml2 t-3 t नहीं होगा, यहाँ पे I होना चाहिए, I-1 ये करंट होगा, ठीक है। तो देखो बच्चों यदि इसका मान लो आपको V का डायमेंशन निकालना है तो V का डायमेंशन कैसे निकालोगे? V का डायमेंशन मतलब W का डायमेंशन यानी वर्क का डायमेंशन और Q का डायमेंशन। W का डायमेंशन आप लोग जानते हो ml2 t-2 होता है, और चार्ज का होता है बच्चों I इंटू T। I लिखो चाहे A लिखो बात बराबर है, ठीक है। यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आएगा ml2 और T में पावर 1 है, -2 में एक घट जाएगा तो ये -3 हो जाएगा, और I का पावर हो जाएगा बच्चों -1। ये डायमेंशन हो जाएगा। तो आपको डायमेंशन याद रखने की जरूरत नहीं है, ये डायमेंशन है, ये डायमेंशन होता है पोटेंशियल का, ठीक है। ये चीज क्लियर है? क्लियर है ये चीज? चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। चले आइए। अब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है? पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, मान लो ये कोई पॉइंट चार्ज है Q, इसके कारण
यहां से r डिस्टेंस के दूरी पर p पॉइंट पर मान लो पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो p पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने के लिए ये फॉर्मूला जो आता है ये v इक्वल टू के क्यू बाय आर होता है। तो पॉइंट चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर पॉइंट p पर पोटेंशियल होगा के क्यू बाय आर के बराबर। r क्या है, कितने दूरी पर आपको पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। और यहां साफ साफ दिख रहा है आपको v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है, क्योंकि इसमें अगर r बढ़ेगा तो पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, r बढ़ेगा तो पोटेंशियल घटेगा। और इसमें बच्चों q का साइन भी मेंशन करेंगे, q का प्रॉपर साइन मेंशन किया जा सकता है। इसीलिए पोटेंशियल पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। क्लियर है ये चीज। अब है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ई और वी में क्या रिलेशन होता है बच्चों, तो ई बराबर आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर माइनस डीवी बाई डी आर। किसी पॉइंट पर पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, यानी आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, पोटेंशियल मिलेगा। बच्चों इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको कहा जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको कहेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या कहेंगे सर, ये माइनस डीवी बाई डी आर होता है बच्चों। माइनस डीवी बाई डी आर का मतलब समझो, नेगेटिव का साइन क्या शो करता है, नेगेटिव साइन शो करता है कि इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, फील्ड के डायरेक्शन में, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है बच्चों, पोटेंशियल डिक्रीजेज। ये वैल्यू याद भी रखना, ये पॉइंट, ठीक है। पोटेंशियल डिक्रीजेज, फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज करता है। आप समझ भी सकते हो इस चीज को, कैसे देखो जरा। मान लो ये कोई पॉइंट चार्ज है, ठीक है, और पॉइंट चार्ज के कारण लाइंस ऑफ फोर्स कैसा होता है, आउटवर्ड होता है, आउटवर्ड। यानी यहां पे फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ है। अगर हम इस चार्ज से आगे बढ़ते जाए, आपको पूछूं मैं ए पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा होगा या बी पॉइंट पे, तो आप क्या कहोगे, जो चार्ज से बहुत ज्यादा नजदीक है, यानी आर इसके लिए कम है बी पॉइंट के अपेक्षा, बी का डिस्टेंस ये हो गया, ठीक है। तो ए के लिए डिस्टेंस कम है, नजदीक में है ये पॉइंट, तो यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा होगा और बी पॉइंट पे पोटेंशियल कम होगा। इसका मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे पोटेंशियल का वैल्यू घटता जाएगा, ठीक है, डिक्रीज करेगा। इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेज। नेगेटिव साइन का मीनिंग यहाँ पे यही है, ई बराबर माइनस टी बाई डी आर का। क्लियर है ये चीज। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण बच्चों पोटेंशियल क्या होता है, देखो डाइपोल के बारे में लास्ट चैप्टर में भी हम लोग स्टडी किए हुए हैं। मान लो ये डाइपोल है, ये है माइनस क्यू चार्ज, ये है प्लस क्यू चार्ज, ये इसका मिड पॉइंट है, और मान लो पॉइंट पी यहाँ है और ये दूरी यहाँ से दिया हुआ है आर है, और ये जो एंगल है ये थीटा है, डाइपोल के एक्सिस के साथ ये लाइन ओपी थीटा एंगल बना रहा है। तो इस पॉइंट पे बच्चों पोटेंशियल क्या होता है, ये होता है पी कॉस थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, पी कॉस थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। थीटा क्या है, आर क्या है, सब कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस थीटा पे डिपेंड करता है पोटेंशियल, और पी यहाँ पे डाइपोल मोमेंट है बच्चों, पी डाइपोल मोमेंट है, पी का वैल्यू होता है क्यू इंटू 2d के बराबर। 2d क्या है, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस हम लोग 2d मान लिया है। क्लियर है, क्लियर है। एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल जो होगा वो होगा पी कॉस थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, या इसको आप सिंपली आप लिख सकते हो v इक्वल टू के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। और यहां साफ साफ दिख रहा है v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है, आर स्क्वायर के। पॉइंट चार्ज के कारण देखो, पॉइंट चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, ये चीज सब ध्यान में रखना है। लेकिन डाइपोल के कारण जो पोटेंशियल होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आर स्क्वायर। और ये पॉइंट देखो बच्चों क्या है, एट इक्वाटोरियल प्लेन। इक्वाटोरियल प्लेन क्या होता है, इक्वाटोरियल प्लेन देखो, जैसे मान लो कि ये एक डाइपोल है, एक माइनस क्यू चार्ज इधर है और प्लस क्यू चार्ज इधर है। सर ये तो आपका मार्कर है, नहीं, ये सपोज करो इस एंड पे माइनस क्यू चार्ज है, इस पे प्लस क्यू चार्ज है। अब इसके मिड पॉइंट से जाने वाला कोई भी प्लेन, जैसे मेरा ये हाथ देख रहे हो, ये हाथ मेरा एक प्लेन हो गया, ठीक है। इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये सरफेस है, ये सरफेस क्या है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसके मिड पॉइंट से जो जाने वाला प्लेन होगा, जैसे मेरा ये हाथ का प्लेन है, इसको बोलते हैं बच्चों इक्वाटोरियल प्लेन। डाइपोल के मिड पॉइंट से पास करने वाला जो प्लेन है उसको कहा जाता है इक्वाटोरियल प्लेन। और इक्वाटोरियल प्लेन के हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, इसके कारण 0 होगा। क्यों, क्योंकि मान लो सपोज करो, सपोज, ठीक है सर आप बोल रहे हैं तो मैं सपोज कर लेता हूं। देखो क्या है, सपोज करो ये डाइपोल है, ये डाइपोल रहा, ठीक है, और इस पॉइंट से पास करने वाला जो प्लेन है वो ऐसा है,
ठीक है। इसके किसी भी प्लेन पर कोई भी पॉइंट लोगे तो ये इसके साथ डायपोल के एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, ये दूरी r है मान लो, ये एंगल कितना होगा, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा। तो cos थीटा का वैल्यू क्या होगा बच्चों, cos 90 याद करो जीरो होता है, cos 90 क्या होता है, जीरो। अगर मैं cos थीटा का वैल्यू यहाँ जीरो कर दूं तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। इसीलिए इक्वेटोरियल प्लेन के किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, डायपोल के कारण जीरो होगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्या है, चलिए नेक्स्ट तो खाली पेज है, ठीक है। अगला देखिए, अब मैं ये समझा देता हूं जरा। ये है इलेक्ट्रिक, पॉइंट नंबर 3 है। पॉइंट नंबर 3 जानने के लिए तैयार हो जाओ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज पार्टिकल सिस्टम। दो चार्ज पार्टिकल सिस्टम रहेगा, मान लो अरे ये हिला, अरे हिला, चलो ये मान लो एक चार्ज है Q1 और इस पॉइंट पे कोई चार्ज है Q2। मैं इसको थोड़ा नीचे बना लेता हूं। यही पॉइंट चार्ज है Q1, दूसरा पॉइंट चार्ज है Q2, दोनों के बीच की दूरी है R। ये Q2 है, Q2 हो QT रे Q2, ठीक है। और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चों, R है, ठीक है। अभी फाइनाइट डिस्टेंस है, अभी क्या है, फाइनाइट डिस्टेंस है, और मैंने दोनों को होल्ड करके रखा है। अभी न जाने देंगे, मान लो ये भी प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, ठीक है। अगर दोनों को छोड़ दिया तो रिपेल करेगा एक दूसरे को, ठीक है। प्लस प्लस में क्या होता है, रिपल्सन होता है। चलो अभी फाइनाइट डिस्टेंस है, अगर मैं इसको फिक्स कर दूं, क्या कर दूं, इसको फिक्स कर दूं और इसको छोड़ दूं तो ये क्या करेगा, इसको धक्का मार के दे आएगा बाहर, जाओ तुम Q2। और कहां तक धक्का देगा, जहां तक इसका फील्ड का स्ट्रेंथ होगा, इसके फील्ड का स्ट्रेंथ होगा जहां तक, वहां तक धक्का दे देगा। मान लो ये कहां चला गया, इनफाइनाइट पे। इसके लिए इनफाइनाइट कितना होगा बच्चों, 1 मीटर 2 मीटर इस चार्ज के लिए बहुत ज्यादा हो गया, इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। अब इसको ये क्या किया, Q1 इसको रिपेल कर दिया, रिपेल किया तो ये Q1 जो है, ये अपना जो फील्ड बनाया हुआ था, ये फील्ड क्या किया है, इस पे वर्क किया है। यानी यहाँ पे जो वर्क करने वाला फोर्स है वो कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन सा फोर्स है बच्चों, इलेक्ट्रिक फोर्स। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क किया है। तो दो चार्ज पार्टिकल सिस्टम का एनर्जी कैसे डिफाइन होगा, देखो यहाँ पे दो चार्ज पार्टिकल के बीच का शुरू का डिस्टेंस है, फाइनाइट डिस्टेंस है। अब यदि इसको छोड़ दिए, Q2 को छोड़ दिए, तो ये कहां चला गया, इनफाइनाइट। ये वर्क कौन किया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स, इसको धक्का देके दे आया, कहां तक, इनफाइनाइट तक दे आया, ठीक है। चलो इनफाइनाइट तक अगर दे आया तो यहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स क्या किया है, वर्क किया है। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या किया होगा, वर्क किया होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा दो चार्ज को फाइनाइट डिस्टेंस से इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ले जाने में इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा जितना वर्क होता है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। मान लो हम Q2 को क्यों मान ले, QT को क्यों मान लिए सर, अच्छा Q चार्ज को ले जाने में कितना वर्क करना पड़ा, W वर्क करना पड़ा। कहां से कहां तक ले जाने में बच्चों, यहां R डिस्टेंस पहले था और R से लेकर इनफाइनाइट तक ले जाने में, ठीक है। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज 1 कूलम चार्ज को ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, R से इनफाइनाइट तक, बट्टा में क्या कर देंगे Q, एक एक नियम लगा दो, यूनिटरी मेथड। और इसी को बोलते हैं हम लोग बच्चों क्या, पोटेंशियल एनर्जी। इसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। जितना इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क किया दो चार्ज को फाइनाइट सेपरेशन से इनफाइनाइट सेपरेशन तक ले जाने में, इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज पार्टिकल सिस्टम। ये दोनों चार्ज पार्टिकल सिस्टम का एनर्जी होगा, ठीक है। और ये वैल्यू निकालोगे तो पढ़े होगे, U बराबर होता है K Q1 Q2 बाई R। और K का वैल्यू रख सकते हो 1/4 एप्सिलॉन नॉट, तो नीचे में आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये होता है पोटेंशियल एनर्जी। अब एक चीज और जान लो, अगर 3 चार्ज पार्टिकल सिस्टम रहेगा तो क्या करोगे, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है। अब ऐसे है, एक ट्रायंगल के वर्टेक्स पे ये रखा हुआ है, ये डिस्टेंस को मान लो R1 2 1 और 2 के बीच का, इस डिस्टेंस के मान लो R2 3 2 और 3 के बीच का डिस्टेंस, और इसको मान लो R3 1 3 और 1 के बीच का डिस्टेंस। तो क्या करेंगे बच्चों, इसमें पेयर होगा, Q1 Q2 का अलग एनर्जी होगा, Q2 Q3 का अलग और Q1 Q3 का अलग। इस तीनों एनर्जी को जोड़ोगे, यानी 1 और 2 के बीच का पोटेंशियल एनर्जी, 2 और 3 के बीच का पोटेंशियल एनर्जी, प्लस 3 और 1 के बीच का पोटेंशियल एनर्जी, ये जोड़ दोगे तो आपको नेट पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम का मिल जाएगा। क्लियर है। तो इसमें नंबर ऑफ चार्जेस अगर 3 है तो पेयर्स की संख्या भी क्या हो गई, 3 हो गई। पेयर भी कितने हैं, 3 है। लेकिन क्या होगा जब 4 चार्ज होगा, जब 4 यार मिल बैठेंगे, ठीक है। मान लो ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है। इसमें पेयर कितने बनेंगे,
इस दोनों का अलग पोटेंशियल एनर्जी होगा। इसका अगर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए बोला तो इस दोनों का चार्ज का अलग एनर्जी होगा, इसका दोनों का अलग, इस दोनों का अलग, इस दोनों का अलग। ठीक है, यानी पेयर कितने बन रहे हैं? 4 नहीं 6 बन रहे हैं। इसका भी होगा और ठीक है इसका भी होगा, यानी नंबर ऑफ चार्जेस 4 है तो पेयर कितने हो गए? पेयर हो गए 6। अगर नंबर ऑफ चार्जेस 10 रहेंगे तो क्या करेंगे? 10 रहेंगे, 10 जी रहेंगे तो क्या किया जाएगा? तो देखो अगर आपको पता है कि नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं, मान लो नंबर ऑफ चार्जेस है n, तो नंबर ऑफ पेयर्स होंगे बच्चों, पेयर्स n इंटू n माइनस 1/2 कर लो। जैसे यहां पे कितना चार्ज था? 4 चार्ज है तो n के बदले 4 रख दो, पेयर निकल जाएंगे 4 इंटू 4 माइनस 1/2 और ये हो जाएगा 6 के बराबर, तो 6 पेयर आएंगे। उस तरह से आप निकाल सकते हैं 10 चार्ज पार्टिकल सिस्टम रहेंगे तो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा। क्लियर है? इसमें बच्चों Q1 और Q2 का प्रॉपर साइन भी रखा जाता है, जो साइन रहेगा वो साइन के साथ इसमें हम लोग यूज करेंगे, प्रॉपर साइन के साथ इसको यूज करेंगे। ये हो गया, ये क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है सर? चलिए आ गया आपका ऑब्जेक्टिव, जिसका था इंतजार, वो घड़ी आ गई। अब इस घड़ी का इंतजार तो बहुत देर से कर रहे थे आप लोग। अब देखिए जरा, सबसे पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहला नंबर ऑब्जेक्टिव है द वैल्यू ऑफ, एक मिनट बच्चों, इसमें कुछ कटाक्ष है, कटाक्ष रे। चलिए यह है बच्चों द वैल्यू ऑफ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज h। किसी पॉइंट चार्ज q के कारण r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा बच्चों? ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि पॉइंट चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होता है बच्चों वो होता है kq बाय r के बराबर, और k का वैल्यू क्या लेते हैं हम लोग? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, तो ये वैल्यू होगा q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब ऑप्शन देखो, q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये तो मुझे पहला ऑप्शन ही दिख रहा है, ये देखो बच्चों, ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू, पोटेंशियल ग्रेडियंट याद करो, E का वैल्यू होता है माइनस dv बाय dx, तो यहां मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है बच्चों इसका, E का, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग dv बाय dx को ही क्या कहा जाता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट कहा जाता है, यानी नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट है, नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट किसको बोलते हैं बच्चों? dv बाय dx को, dv बाय dx ऑप्शन, ये dx बाय dv है, इसमें नहीं मार देना है, ये सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला याद करो बच्चों, ये होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब देखो जरा W बाई Q क्या है? ये तो Q बाई W है। अच्छा ये W बाई Q है सर, ये ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखिए, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ लार्ज डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल इज प्रोपोर्शनल टू। देखो किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण बोल रहा है ज्यादा दूरी पर, लार्ज डिस्टेंस, और डिस्टेंस दे रखा है कितना है? r है, सेंटर ऑफ डाइपोल से, तो वहां पे पोटेंशियल किसके प्रोपोर्शनल होगा ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आप जानिए डाइपोल के कारण जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है बच्चों? p cos थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल होता है, किसके कारण? डाइपोल के कारण। अब आप देखो v और r में कैसा रिलेशन है? v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ये कहां है? देख लो, ये कहां है? ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ये देख लो, छिपा दिया मैंने, ये देखो 1 बाय आर क्यूब, और यहाँ है 1 बाय आर स्क्वायर, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये होगा 1 बाय आर स्क्वायर। क्लियर है ये चीज? क्लियर है? क्लियर है? नोट कर लिया जाए, कॉपी पेन लेके बैठा करो बच्चों, कॉपी पेन, तो नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आती। चलो नेक्स्ट देखो बच्चों क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज h। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है? प्रोपोर्शनल टू r होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होता है, या प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होता है, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होता है। चलो पॉइंट चार्ज के कारण बच्चों पोटेंशियल होता है kq बाई r, तो v यहाँ क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? मुझे तो ऑप्शन बी दिख रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। क्लियर है ये चीज? क्लियर है? चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, 2 पॉइंट चार्जेज ऑफ
plus 10 microcoulomb and minus 10 microcoulomb are placed at a distance of 40 centimeter in air. एयर में रखा गया है दो चार्ज को, एक चार्ज है प्लस 10 माइक्रोकुलम, एक चार्ज है माइनस 10 माइक्रोकुलम। बोल रहा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। चलिए एक चार्ज आपको दे दिया है Q1, मैंने कर लिया, Q1 मैंने कर लिया, Q1 मैंने कर लिया, सेल्फी मैंने ले लिया, 10 × 10⁻⁶ कूलम कर दो इसको, ठीक है। Q2, क्योंकि माइक्रो कूलम का मतलब क्या होता है बच्चों 10⁻, माइक्रो का मतलब 10⁻�6 होता है। Q2 का वैल्यू दे दिया है बच्चों -10 माइक्रोकुलम और ये हो जाएगा -10 × 10⁻⁶ कूलम। इसको सॉल्व करोगे तो ये पावर 1 है तो -6 + 1 -5 हो जाएगा, ये +10⁻⁵ कूलम हो जाएगा, -5 कूलम, और ये हो जाएगा बच्चों -10⁻⁵ कूलम, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है बच्चों, r का वैल्यू कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे 100 से डिवाइड कर दो, ओहो 0.4 मीटर आएगा। अब आपसे पूछ रहा है इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद रख करो कि U बराबर KQ1Q2/R होता है। K का वैल्यू आप जानते हो 9 × 10⁹ होता है। कूलम्स कांस्टेंट का वैल्यू याद करो लास्ट चैप्टर में पढ़े हुए थे। Q1 का वैल्यू है बच्चों 10⁻⁵, ये प्लस में है, और Q2 का वैल्यू है -10⁻⁵/R। R का वैल्यू कितना है 0.4 है। पॉइंट उड़ाओगे नीचे ऊपर आएगा 10, यानी 1 0 आएगा ऊपर। अब सॉल्व करो इसको बच्चों, 9/4 कितना हो जाएगा 9/4 4 दूना 8, ठीक है, 1 4 दूना 8 4 पंचे 20 गुने 10 का पावर, देखो 10 का पावर 9 है, ये यहाँ 10 का पावर 1 है तो ये हो जाएगा 10 का पावर 10, अगुने ये भी हो जाएगा 10 का पावर -10, 10 का पावर -10, ये दोनों कट जाएगा। कटने का मतलब होता है कि 10 का पावर 10 - 10 0 आएगा, किसी का भी पावर 0 कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ सिर्फ बचेगा बच्चों 2.25, क्योंकि 2.25 को 1 से गुना होगा तो 2.25 जूल ही आएगा। और ये बच्चों किस में आएगा नेगेटिव में, देखो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस था तो -2.25 आएगा, -2.25, तो देख लो -2.25 किधर है, -2.25 जूल, ये हो जाएगा एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इक्वाटोरियल प्लेन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज, इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वाटोरियल प्लेन पे बच्चों अभी मैंने बताया था इक्वाटोरियल प्लेन क्या होता है, इसके मिड पॉइंट से पास करने वाला प्लेन जो इसके परपेंडिकुलर हो। ये डाइपोल है तो ऐसा प्लेन होना चाहिए, ऐसा मिड पॉइंट से पास करने वाला प्लेन होना चाहिए ऐसा, ठीक है। तो इस पे पोटेंशियल क्या होता है 0 होता है, ये भी 0 ऑप्शन है, ये भी 0 ऑप्शन है, अरे 0 को रख दिया सर। अच्छा ये देखो ये ऑप्शन, पर्दा उठा जरा पर्दा हटा दे, ये 0 ऑप्शन आ गया, ठीक है, ये ऑप्शन डी होगा बच्चों इसमें। चलिए इसे भी नोट कर लिया जाए, न्यूमेरिकल अगर सॉल्व करना है तो कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट देखिए, क्या देखूं सर आप क्या क्या दिखा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 8 नंबर, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज इंक्रीज्ड देन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्जेस। देखिए अगर दो पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज करे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, दोनों का डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा, या मे इंक्रीज या डिक्रीज या रिमेन सेम। तो देखो बच्चों, अगर मान लो एक चार्ज है प्लस और दूसरा चार्ज भी है प्लस, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा K Q1 Q2/R, और साफ साफ दिख रहा है कि U इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। तो अगर R बढ़ेगा, क्या कर रहा है डिस्टेंस, क्या कर रहा है इसमें इंक्रीज कर रहा है, तो R इंक्रीज करेगा तो U डिक्रीज करेगा। मत मार देना, ये ऑप्शन गलत होगा। क्यों सर, ये ऐसा क्यों बोले, अगर मान लो एक पॉजिटिव चार्ज रहा और एक नेगेटिव चार्ज रहा, दोनों के बीच का डिस्टेंस R रहा, और तो U का वैल्यू हो जाएगा बच्चों K Q1 और यहां हो जाएगा -Q2, यानी ये एनर्जी जो आपको निकलेगा ये U बराबर, ये नेगेटिव आएगा, K Q1 Q2/R आएगा। और नेगेटिव टर्म में अगर आप इसको बढ़ाते हो, अगर आप इसको बढ़ाओगे, R का वैल्यू बढ़ाओगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे समझो बात को समझो, K Q1 Q2 में R को बढ़ाओगे नीचे में तो टोटल का वैल्यू क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। जैसे 10/4 कर रहे हैं या 10/2 है मान लो, तो ये वैल्यू आता है 5। अगर 10/4 कर दे, बढ़ा दे नीचे का वैल्यू, तो देखो कम हो गया, ये आ जाएगा आपको 2.5, ये आ जाएगा। यानी ये जो वैल्यू है बच्चों, नीचे का वैल्यू जितना बढ़ेगा
तो नेट वैल्यू जो आएगा आपको ये उतना कम आएगा। और चूंकि कम आएगा तो अब दोनों में हम अगर निगेटिव लगा दें, दोनों में निगेटिव लगा दें दोनों में, तो -5 बड़ा होगा कि -2.5 बड़ा होगा? ऑफ कोर्स -2.5 बड़ा होगा। यानी निगेटिव एक तो r बढ़ाए तो ये टोटल वैल्यू तो डिक्रीज किया, लेकिन नेगेटिव में जितना डिक्रीज करेगा उतना बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव रहा तो r के बढ़ाने से u डिक्रीज करेगा, अगर एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज नेगेटिव रहा तो r के बढ़ाने से u इंक्रीज करेगा। तो और क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं किया है बच्चों कि 2 पॉइंट चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है या दोनों नहीं, एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव है, सेम चार्जेज है या अपोजिट चार्जेज है, ये मेंशन नहीं किया है। इसीलिए वैल्यू बढ़ भी सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है और इंक्रीज भी हो सकता है, यानी बढ़ भी सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मे इंक्रीज और डिक्रीज, में इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, 9 नंबर क्वेश्चन। द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज, आपको बताया था मैंने, E बराबर होता है -dV/dr, E बराबर होता है -dV/dr। देखो कौन सा ऑप्शन है, ये तो मुझे पहला ऑप्शन ही लग रहा है, E बराबर -dV/dr। चलिए नेक्स्ट है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम मेड बाय 2 इलेक्ट्रिक डाइपोल्स केप्ट एट अ डिस्टेंस r इज प्रोपोर्शनल टू, मेड बाय 2 इलेक्ट्रिक डाइपोल। मान लो 2 इलेक्ट्रिक डाइपोल है, एक -q दूसरा +q, एक और डाइपोल है, एक -q दूसरा +q, दोनों के बीच का दूरी दे दिया है r। अब आपसे पूछ रहा है कि दोनों का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो बच्चों देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए सबसे पहले इसके कारण पोटेंशियल निकालोगे, पोटेंशियल निकाल के इसको चार्ज से मल्टीप्लाई करोगे। तो पोटेंशियल एनर्जी जो आता है बच्चों वो किसके कारण आता है, फील्ड के कारण आता है। किसके कारण? फील्ड के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। और इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के कारण कितना होता है, याद होगा आपको, Kp√1 + 3 cos² θ/r3 ये आता है। तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r3 है, तो एनर्जी भी क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r3 होगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r3 को r का पावर -3 आप लिख सकते हो, यानी यहां हो जाएगा r का पावर -3। क्लियर है ये चीज? क्लियर है? क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं पॉइंट नंबर 4, कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर्स। अब ये क्या है बच्चों, कैपेसिटर्स क्या है? कंडेंसर आपने देखा होगा, घर में भी फैन जो होता है सीलिंग फैन, उसमें भी लगता है कंडेंसर, ये कितना बड़ा रहता है आप देखोगे, इस तरह का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, इस तरह का स्ट्रक्चर देखा होगा आपने, ये कंडेंसर है बच्चों, कैपेसिटर है। इसी को हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं या कंडेंसर भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कंडेंसर। अब काम क्या है इसका, काम क्या है, कंडेंसर क्यों लगाए सर? देखो कंडेंसर का काम होता है, कंडेंसर ये चार्ज को स्टोर करता है, कैपेसिटर क्या करता है, स्टोर्स चार्ज, स्टोर्स चार्ज। और चार्ज क्या है, एनर्जी तो है, स्टोर चार्ज स्टोर करके ये क्या करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, तो ये स्टोर करेगा चार्ज को। ठीक है, तो जो स्टोर करता है चार्ज को, उस डिवाइस को कहा जाता है कैपेसिटर्स। और स्टोर चार्ज स्टोर करने की जो एबिलिटी है, क्षमता है, उसको बोलते हैं हम लोग कैपेसिटेंस। कोई भी कंडक्टर हो जिसमें चार्ज करने की कितनी क्षमता है, दैट इज कैपेसिटेंस, एबिलिटी क्या है। और जो चार्ज स्टोर करके रखा कंडक्टर, उसको क्या बोल दिए, कैपेसिटर बोल दिए। देखो बच्चों होता क्या है, जैसे मान लो कि कोई भी ये इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको स्टार्ट होने के लिए बहुत ज्यादा एम्पियर करंट की जरूरत पड़ती है। सपोज करो कि टीवी है घर में, टीवी है और उसे वो मान लो कि 5 एम्पियर पे वो करंट पे वो चलता है। ठीक है, लेकिन टीवी को 5 एम्पियर करंट नहीं चाहिए स्टार्ट होने के लिए। सपोज करो इसको चाहिए 7 एम्पियर का करंट टीवी को स्टार्ट करने के लिए, छोटा सा टीवी है। ठीक है, लेकिन घर में कितना करंट आ रहा है, 5 एम्पियर का ही करंट आ रहा है, तो क्या ये टीवी स्टार्ट नहीं होगा? टीवी को स्टार्ट करने के लिए 7 एम्पियर के करंट की जरूरत है, जबकि घर में कितना आ रहा है, 5 एम्पियर। अब क्या करें, तो लगा दिया हमने एक कैपेसिटर। ये कैपेसिटर चार्ज है मान लो, ये क्या करता है बच्चों, एक ही बार चार्ज को बूम से छोड़ता है। ठीक है, चार्ज को बूम से छोड़ा और अचानक चार्ज को छोड़ करके ये डिस्चार्ज हो जाता है। और अचानक ज्यादा चार्ज, कम टाइम में ज्यादा चार्ज को, अगर कम टाइम में ज्यादा चार्ज को अगर हम एक ही साथ हमारे कहीं किसी सोर्स से मिल जाए, तो कम टाइम में अगर ज्यादा चार्ज अगर सप्लाई दे रहा है, इसका मतलब करंट का वैल्यू क्या होगा, अचानक बढ़ जाएगा। तो ये स्टार्ट कर देता है बस, और जब टीवी स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद 5 एम्पियर पे ही चलेगा। एक काम होता है कैपेसिटर का किसी भी चीज को स्टार्ट करने में।
पंखा भी आप सीलिंग फैन भी देखते होंगे, अगर कैपेसिटर रहेगा तो वो क्या करेगा, पंखा को स्टार्ट होने के लिए ज्यादा एम्पियर का करंट चाहिए, तो वो एक ही बार में चार्ज को बूम करके छोड़ता है। तो जो चार्ज स्टोर करेगा कंडक्टर, उसको बोलेंगे, उस डिवाइस को बोलेंगे कैपेसिटर, और कितनी एबिलिटी है उसको चार्ज स्टोर करने की, दैट इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटेंस। ठीक है, और कैपेसिटेंस का जो वैल्यू होता है बच्चों, C बराबर Q बाई V होता है, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल होता है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, या Q बाई डेल V भी लिख सकते हो, डेल V का मतलब हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, ये टू कंडक्टर सिस्टम के केस में आता है। इसका यूनिट जो होता है बच्चों, ये हो जाएगा कूलम्ब पर वोल्ट, कूलम्ब पर वोल्ट, और कूलम्ब पर वोल्ट को बोलते हैं बच्चों फैराड। क्या बोलते हैं, फैराड, फैराड, इसको F से नोट किया जाता है। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाता है, फैराड हो जाता है। कूलम्ब पर वोल्ट को ही क्या कहा जाता है, फैराड कहा जाता है। ठीक है, और 1 फैराड को अगर ESU में कन्वर्ट किया जाए, याद करो ESU किसका यूनिट है, चार्ज का यूनिट है ESU, तो 1 फैराड का वैल्यू हो जाता है बच्चों 9 × 10⁻11 ESU। ये भी आपको याद रखना है, ESU ऑफ कैपेसिटी। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका डायमेंशन भी आप निकाल सकते हो, Q का और V का डायमेंशन डाल दो यहाँ पे, C का डायमेंशन आपको मिल जाएगा जो कि आ गया M-1 L-1 T4 I2। ठीक है, ये डायमेंशन आ जाता है। और स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो होता है वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R के बराबर। अब ये क्या है, स्फेरिकल कैपेसिटर, देखो मान लो ये एक ऐसा कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर, और इसका रेडियस है R, तो इसका जो कैपेसिटेंस होता है बच्चों, ये होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। लेकिन ये कैपेसिटेंस जो होता है इसका, ये बहुत ही कम होता है, और C प्रोपोर्शनल टू किसके है यहाँ पे, R के। रेडियस बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस भी, इसका चार्ज स्टोर करने की क्षमता बढ़ जाएगी। क्लियर है ये चीज, ये फॉर्मूला याद रखना है, इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन भी है ऑब्जेक्टिव में। चलिए नेक्स्ट करते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बच्चों कैपेसिटी ऑफ अर्थ। अर्थ का जो कैपेसिटी होता है यानी कैपेसिटेंस, अर्थ भी स्फीयर है, तो इसका कैपेसिटेंस होता है बच्चों 711 यानी 711 माइक्रोफैराड, दैट इज 711 × 10⁻⁶ फैराड। ठीक है, ये अर्थ का ये कैपेसिटी होता है, ये भी ऑब्जेक्टिव में कभी कभी आ जाता है। चलिए अब समझते हैं पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या है, पॉइंट नंबर 5 बच्चों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जरूर पढ़ा होगा आपने। हाँ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, कोई भी दो प्लेट को खाने वाला प्लेट नहीं, ये कंडक्टिंग प्लेट है। ठीक है, कोई भी दो प्लेट को जिसमें दोनों पर अपोजिट चार्जेज हो, दोनों पर क्या हो, अपोजिट चार्जेज हो, एक पे प्लस हो, दूसरे पे माइनस हो, दूसरे पे माइनस चार्ज हो। ठीक है, इसको अगर हम ऐसे सेट कर दें दोनों प्लेट को, और बहुत ही क्लोज कर दे एक दूसरे, बहुत ही ज्यादा क्लोज कर दे, विद इंसुलेटिंग मीडियम, मीडियम दोनों के बीच का क्या होना चाहिए, इंसुलेटर होना चाहिए, करंट पास नहीं करना चाहिए, बहुत ही क्लोज कर दे इसको, तो ये कहलाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक पे प्लस दूसरा पे माइनस चार्ज, जितना इस पे प्लस रहेगा उतना इस पे माइनस चार्ज रहेगा। ठीक है, और दोनों की प्लेट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे d। ठीक है, इसी प्लेट को बच्चों ऐसे दिखाते हैं, इस पे आधा प्लस चार्ज दिखा देते हैं, ये प्लेट है पॉजिटिव प्लेट और ये क्या है निगेटिव प्लेट, और दोनों के बीच का डिस्टेंस d है। इसका प्लेट एरिया मान लो कितना है, ये एरिया जो है ये कितना है, a है। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, और बीच में एयर मीडियम हो सकता है या वैक्यूम हो सकता है। ठीक है, इसके बीच में, दोनों प्लेट के बीच में। तो कैपेसिटेंस का जो सिंबल होता है बच्चों कैपेसिटर का, वो ये सिंबल होता है, दोनों लकीर सेम रहेगा, एक पॉजिटिव प्लेट दूसरा नेगेटिव प्लेट, और ये कैपेसिटेंस इसका कितना होगा, C होगा। तो पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस होता है बच्चों C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाई D। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। A क्या है, एरिया ऑफ प्लेट, और D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ये साफ साफ लिखा हुआ है, देख सकते हो। लेकिन इसमें जब कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं रहेगा तब है, ये है विदाउट डाइलेक्ट्रिक का फॉर्मूला, विदाउट डाइलेक्ट्रिक, जब कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं यूज करेंगे, बीच में एयर रहे, चाहे दोनों प्लेट के बीच में या तो एयर रहे या फिर वैक्यूम रहे। ठीक है, इंसुलेटिंग मीडियम नहीं है कोई, या तो एयर रहे वैक्यूम रहे, तो ये फॉर्मूला होता है C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाय D विदाउट डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, विद डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, अगर मान लो दो प्लेट के बीच में रसगुल्ला डाल दे, नहीं रसगुल्ला नहीं, अच्छा ये डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। ठीक है, और डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K है, तो इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा C बराबर K एप्सिलॉन नॉट बाय D के बराबर, जब डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तब। एक चीज आपको याद रखना है इसमें, देखिए कोई भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस उसके एरिया ऑफ प्लेट पे डिपेंड करता है,
और डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डिस्टेंस बढ़ाने से कैपेसिटेंस घटेगा, डिस्टेंस बढ़ाने से कैपेसिटेंस क्या होगा, घटेगा। ठीक है, ये इस पे कितना चार्ज है, इस पे कितना चार्ज है, इस पे डिपेंड नहीं करता है कैपेसिटेंस। किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस उस पे कितना चार्ज है उस पे डिपेंड नहीं करता है। ये सब चीज आपको याद रखना होता है। ठीक है, सी डिपेंड्स ऑन किस पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ प्लेट पे, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स पे और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे, नॉट ऑन द चार्ज ऑन प्लेट्स, नॉट ऑन द चार्ज ऑन प्लेट्स। ये सब भी आपको नोट कर लेना है। चार्ज ऑन प्लेट्स, प्लेट पे कितना चार्ज है इस पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, इतना तक मुझे लगता है कि क्लियर है। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, आप चाहते रहना अभी सिर्फ एनसीईआरटी बुक को चाहना है, अभी ऑब्जेक्टिव्स को चाहना। ठीक है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। अभी बोर्ड का तैयारी ढंग से करो, अच्छे से करो, ज्यादा से ज्यादा टाइम आप पढ़ाई में बिताओ। ठीक है, अभी का ये दो मंथ जो है आपका, ये बहुत ज्यादा, दिसंबर और जनवरी अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये टाइम, इस टाइम का अच्छी तरह यूज करो। यही टाइम में पढ़ा हुआ सारा चीज आपका रिजल्ट देगा, आपका भविष्य बनाएगा। क्लियर है? चलिए देखिए, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। सीधी सी बात है, यदि कोई कंडक्टर चार्ज को स्टोर कर रहा है तो उसके पास कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, यू बराबर, या तो आप फॉर्मूला याद रखिएगा, हाफ CV स्क्वायर होता है, या Q स्क्वायर बाय 2C होता है, या Q बाय 2V होता है, Q बाय 2V होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर C के बदले Q बाय V रख दिया जाए, Q बाय V इंटू V स्क्वायर, तो ये V कट जाएगा, QV बाय 2 होगा बच्चों। सॉरी, ये गलत लिखा हुआ है, ये गलत नहीं, QV बाय 2। ठीक है, QV बाय 2 हो जाएगा, C के बदले Q बाय V रख दोगे तो QV बाय 2, ये फॉर्मूला हो जाता है। क्लियर है? क्लियर है? ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, U बराबर ये फॉर्मूला होता है, इसको याद रखना होगा। अब है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी कहाँ है? चलिए, एनर्जी डेंसिटी होता है बच्चों, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, दैट इज कोई भी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को ही एनर्जी डेंसिटी कहा जाता है। और ये जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए निकाला गया तो इसका वैल्यू आया हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। E क्या है? E है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड है। एप्सिलॉन नॉट जानते ही हो, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। चलिए आइए नेक्स्ट करते हैं बच्चों, पॉइंट नंबर 6 है कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स का आपने जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए आइए कुछ पॉइंट्स है जिसको डिस्कस कर ले हम लोग, डिस्कशन होते रहेगा। चलो, आई होप कि ये आपने को लिख लिया था। ठीक है, यहाँ पे आप इसको करेक्ट कर लो, QV बाय 2 कर लो। ओके, चलो, कैपेसिटर कब बोलते हैं सीरीज में है, कब बोलते हैं ये प्लस प्लेट, ये माइनस प्लेट है। एक कैपेसिटर और ले सर, एक और ले ले, हाँ ले ले जितना लेना है। ये कैपेसिटेंस C1 है, इसका C2 है, इसका C3 है। जब एक का नेगेटिव प्लेट दूसरे के पॉजिटिव से जुड़ा हो और दूसरे का नेगेटिव प्लेट तीसरे के पॉजिटिव प्लेट से जुड़ा हो और ऐसा लगातार जारी रहेगा, तो बोलेंगे ये सारा किसमें है, सीरीज में है। CN है ये सारा किसमें जुड़ा हुआ है, सीरीज में है। अगर हम इसको किसी बैटरी से जोड़ दें, बैटरी से जोड़ दिए सर, ये बैटरी का सिंबल ये है बच्चों, एक बड़ा और एक छोटा है। अगर मान लो ये Q चार्ज सप्लाई किया, तो सारा में चार्ज Q सेम जाएगा, यानी चार्ज क्या होगा, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर्स इज सेम। बट हर दो प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V1 होगा, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V2 होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इस कैपेसिटर इज डिफरेंट, लेकिन चार्ज हर कैपेसिटर में क्या है, सेम है। इसको कहा जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। इसको क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। और ऐसे केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का जो वैल्यू आता है बच्चों 1/C बराबर 1/C1, ये क्या है, कैपेसिटेंस इन सीरीज का फॉर्मूला गलत, उल्टा पुल्टा हो गया है बच्चों। ये कर लेना 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1, ये होता है बच्चों। सीरीज में उल्टा होता है 1/C2, जैसे रेसिस्टेंस में होता है इसका उल्टा होता है 1/C3, ये क्या होगा 1/CN।
ठीक है। और यहाँ पे C इक्विवेलेंट का वैल्यू लेस देन होगा बच्चों C1 C2 C3 से लेकर Cn तक। तब मुझे लगता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी गलत लिखा गया होगा। ये फॉर्मूला आप लिख सकते हो 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 से लेकर के कहां तक लिखेंगे 1/Cn तक लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, यदि बच्चों n कैपेसिटर्स हो, n कैपेसिटर्स और n कैपेसिटर्स का सारा का कैपेसिटेंस C के बराबर हो, यानी आइडेंटिकल कैपेसिटर हो, तो आइडेंटिकल कैपेसिटर के लिए बच्चों हो जाता है सबके बदले तुम क्या रख दोगे 1/C 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 सब सेम हो गया तो n/C हो जाएगा और C का वैल्यू हो जाएगा C/n के बराबर पलट दोगे। ये वैल्यू आप याद रखना n कैपेसिटर के लिए। n का मतलब नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर और C का मतलब किसी भी एक का कैपेसिटेंस। ठीक है, ये रखोगे याद। और दो कैपेसिटर के लिए वैल्यू क्या आएगा बच्चों 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, तो दो कैपेसिटर के लिए इसको सॉल्व करोगे तो C का वैल्यू जो निकालोगे तुम तो C1 C2 बाय C1 प्लस C2 होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो C का मान होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आएगा बच्चों ये सबसे छोटा होगा, C1 से भी छोटा होगा, C2 से भी छोटा होगा, C3 से भी छोटा होगा, C3 से हे C1 से भी छोटा होगा, C2 से भी छोटा होगा, C3 से भी छोटा होगा, C4 से भी छोटा। कौन? C इक्विवेलेंट। जो टोटल नेट आएगा इक्विवेलेंट वो सारे इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से छोटा होगा। क्लियर है? क्लियर है? ये चीज सही कर लेना बच्चों, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ ही। चलिए नेक्स्ट देखिए। हाँ मैंने कहा था। तो इसमें बच्चों क्या करना है आपको समझ ही गए होगे। चलिए ये फॉर्मूला आप छोड़ दीजिए, मेरे लिखे हुए फॉर्मूला पे ध्यान दीजिए। पैरेलल कैपेसिटेंस किसको बोलते हैं बच्चों? पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब दो या दो से अधिक कैपेसिटर के सारे प्लस प्लेट को एक जगह बांध दो और नेगेटिव प्लेट को एक जगह कनेक्ट कर दो, इसको कहा जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये हो गया इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस हो गया C2। तो इस दोनों के बीच का जो इक्विवेलेंट आएगा बच्चों, इक्विवेलेंट ये आता है C1 प्लस C2, जो इससे पहले वाला फॉर्मूला देखे थे। अगर n कैपेसिटर लगा है तो n तक जोड़ते जाओ, C3 C4 Cn। क्लियर? सबको जोड़ दो। इसमें क्या होता है बच्चों कि यदि मान लो इसको हम किसी सेल से कनेक्ट करते हैं, सपोज करो किसी सेल से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इस फॉर्मूला पे ध्यान मत दीजिएगा, इस फॉर्मूला पे ध्यान बड़ा लिखा हुआ है सर, उसी पे ध्यान जा रहा नहीं, इस पे ध्यान देना है। देखो यहां पे क्या होता है बच्चों, मान लो यहां से Q चार्ज सप्लाई किया, ये बैटरी, तो यहां जब चार्ज ये पहुंचेगा Q तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, Q1 और Q2। दोनों में अलग अलग चार्ज जाएगा, लेकिन दोनों चूंकि ये दोनों का प्लस पॉइंट एक ही पॉइंट से कनेक्ट है और इसका नेगेटिव प्लेट भी एक ही पॉइंट पे कनेक्ट है, तो दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा, लेकिन दोनों में चार्ज क्या होगा? अलग अलग होगा। तो क्या लिखा है यहाँ पे? वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम बट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट। चार्ज डिफरेंट होगा, चार्ज दोनों में अलग अलग जाएगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। ठीक है, अगर n आइडेंटिकल कैपेसिटर है, n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, ठीक है, n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स है, यानी सारे का मान C के बराबर है। मान लो C1 का मान भी C, C2 का मान भी C, C3 का मान भी C, तो C को n बार जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको? CE बराबर क्या मिलेगा? NC के बराबर मिलेगा, n इंटू C के बराबर। उसमें कितना था सीरीज में? C/n के बराबर। क्लियर है? क्लियर है? ये फॉर्मूला आप नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अच्छे से देखिए। हाँ, कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर इज। अब आप बोलोगे सर स्फेरिकल कैपेसिटर का तो आप बताए थे C बराबर 4πε0r, तो बच्चों उसमें एक ही स्फीयर था और उसी स्फीयर पे चार्ज डाला गया था, ये चार्ज स्टोर कर रहा था, एक ही स्फीयर। अगर दो स्फीयर हम लगा दे, सपोज करो दो स्फीयर, दो कंसेंट्रिक स्फीयर, मान लो एक है इस पर चार्ज मैंने दे दिया प्लस 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 प्लस, और दूसरा है स्फीयर इस पे मैंने दे दिया माइनस 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 माइनस, और दोनों के बीच का एक का रेडियस है A, दूसरे का रेडियस है B, ये भी हो गया स्फेरिकल कैपेसिटर, एक पर प्लस दूसरा पे माइनस। तो इसका जो कैपेसिटेंस होता है बच्चों ये होता है 4πε0 A इंटू B बाय B माइनस A। बड़ा वाला रेडियस में से छोटा वाला रेडियस हटा देना, क्योंकि C हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है बच्चों।
ठीक है, ये जीरो होता है कब होता है, मेटल जब रख दिया जाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में तब। ठीक है, वेयर ए इज द रेडियस ऑफ वाटर स्फीयर, ए माइनस बी है इसमें, चलो कोई बात नहीं। अगर इसको मैंने इसमें ए को माना है वाटर स्फीयर का रेडियस, वाटर स्फीयर तो ये हो गया, तो इसको बोल दिया है यहाँ पे ए। ठीक है, और इसको बोल दिया है बी। फॉर्मूला ये भी गलत नहीं है बच्चों, इसको बोल दिया है इन्होंने बी, तो यहां भी हम चेंज कर देंगे ए माइनस बी। ठीक है, ए है बाहर वाले स्फीयर का रेडियस ए, और बी है छोटे वाले यानी अंदर वाले स्फीयर का रेडियस। अच्छा, कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर क्या होता है? अब सिलिंड्रिकल क्या होगा? तो एक सिलेंडर के अंदर, ये छोटकू सिलेंडर है, बरकू सिलेंडर के अंदर, बरकू सिलेंडर, एक पे पॉजिटिव दूसरे पे नेगेटिव, और मान लो इसका लेंथ है एल, लेंथ है एल। अब यहाँ पे ए है इनर रेडियस और बी है आउटर रेडियस। ए है इनर रेडियस, ए है इनर रेडियस, और बी है आउटर रेडियस, बी है आउटर रेडियस। ठीक है, इसमें उल्टा है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों, लेकिन फॉर्मूला देखो क्या होगा, सी बराबर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln b बाई ए। बी आउटर होना पड़ेगा, ए क्या होना पड़ेगा, इनर रेडियस होना पड़ेगा। क्लियर है? ये बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, डायरेक्ट फॉर्मूला ही आता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए अगला है बच्चों 1 फैराड इज इक्वल टू, चलिए फिर से ऑब्जेक्टिव आ गया 11 नंबर क्वेश्चन। चलिए आइए, 1 फैराड इज इक्वल टू, 1 फैराड किसके बराबर होगा? सोचो जरा, 1 फैराड, फैराड किसको बोलते हैं बच्चों? कूलम पर वोल्ट को, और कूलम पर वोल्ट को क्या लिख सकते हूँ? वोल्ट का पावर -1 ऊपर लिखेंगे तो 1 कूलम पर वोल्ट किसमें दिख रहा है? ये 1 कूलम वोल्ट है, ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। Which of the following is correct for the capacity of a parallel plate capacitor? Parallel plate capacitor का कैपेसिटेंस कितना होता है बच्चों? सब जानते हो, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, पब्लिक है, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी है। स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा ऑप्शन बच्चों, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी लिखो या ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी लिखो। मुझे देखने दो जरा प्रॉपर वे में रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं। रिकॉर्डिंग अपने चरम सीमा पे है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी, इस दोनों के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा? जबकि दो कैपेसिटर है, इसका भी कैपेसिटेंस सी है, इसका भी कैपेसिटेंस क्या है? सी है। तो देखो ये तो ठीक है, लेकिन इसको देखो, इसको देखो, एक वायर जोड़ दिया गया बीच में, मान लो ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, प्लस माइनस को अगर कनेक्ट कर दोगे तो क्या होगा बच्चों? बम उड़ेगा। ठीक है, यानी ये कैपेसिटेंस कोई काम का नहीं रहा, तो सिर्फ कौन बचा? सी। तो ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? सी के बराबर। कोई भी वायर जोड़ दे, अगर डायरेक्ट प्लस और माइनस को जोड़ दिया, देखो इधर वाला प्लस के इधर वाला माइनस से जोड़, तो वायर जोड़ने से ये कैपेसिटेंस खत्म हो गया, कोई काम का नहीं रहा, ये सिर्फ कौन बचा? सी बचा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये क्या है? सम ऑफ चार्ज, सम ऑफ चार्ज ऑन कलेक्टिंग प्लेट एंड कंडेंसिंग प्लेट ऑफ चार्ज कैपेसिटर इज। कलेक्टिंग प्लेट और कंडेंसिंग प्लेट पे जो चार्ज का सम होता है बच्चों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, वो टोटल सम कितना होता है? तो आप जानते हो, एक पे प्लस क्यू दूसरा पे माइनस क्यू, तो दोनों को जोड़ोगे नेट चार्ज कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ोगे अगर तो नेट चार्ज आपको क्या मिलेगा? 0। तो कलेक्टिंग प्लेट और कंडेंसिंग प्लेट दोनों पर चार्ज जो जोड़ोगे तो 0 मिलेगा, और 0 ऑप्शन मुझे दिख रहा है बच्चों ऑप्शन नंबर ए में। क्लियर है? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, टू कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस सी आर कनेक्टेड इन पैरेलल। दो कैपेसिटर है और दोनों का कैपेसिटेंस सी है, और उसे जोड़ दिया गया पैरेलल में। ओहो, फिर हिला रे। हाँ, दोनों को जोड़ दिया मैंने पैरेलल में, इसका भी कैपेसिटेंस सी है, इसका भी कैपेसिटेंस सी है, तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा बच्चों? याद करो, याद करो, पैरेलल में फॉर्मूला क्या था? सी बराबर C1 प्लस C2, तो C प्लस C कितना हो जाएगा? 2C के बराबर। तो पैरेलल में बच्चों क्या होगा? कैपेसिटेंस दोनों जुड़ जाएगा। ठीक है, तो 2C हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 60 नंबर, टू कैपेसिटर्स C1 इक्वल टू 2 माइक्रोफेराड है, C2 इक्वल टू 4 माइक्रोफेराड है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, दोनों सीरीज में कनेक्ट किया गया, एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1200 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट। दो कैपेसिटर है, कहाँ क्या है? दोनों को सीरीज में कनेक्ट करके, एक है C1 दूसरा है C2, और इसको मैंने जोड़ दिया एक सेल से जिसका वोल्टेज है 1200 वोल्ट, 1200 वोल्ट। ठीक है, इसको जोड़ दिया। अब पूछ रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 माइक्रोफेराड विल बी। 2 माइक्रोफेराड कौन है? C1,
तो इस C1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों पूछ रहा है, C1 के क्रॉस। इसी फिगर को मैं यहां बनाता हूं, देखो जरा ध्यान से। ये C1 है, ये C2 है, और इसको जोड़ दिए एक सेल से, ठीक है। ये V वोल्ट का सेल है और V का वैल्यू दे रखा है कितना वोल्ट, 1200 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया। ये C1 है, ये C2 है, इसके अक्रॉस बच्चों कितना होगा वोल्टेज, ये आपको निकालना है। तो पहले आप निकालो इक्विवेलेंट कितना होगा, इक्विवेलेंट कितना होगा, तो C इक्विवेलेंट पहले निकाल लीजिए। C इक्विवेलेंट कितना होगा, दो कैपेसिटर को जब सीरीज में जोड़ते हैं तो इक्विवेलेंट होता है C1 C2 बाय C1 प्लस C2। तो पहले मैंने C1 का मान 2 है दिया हुआ, इसका मान 4 है, बाई 2 प्लस 4, यानी 8/6 आया, यानी ये हो जाएगा 4/3, ठीक है। ये 4/3 माइक्रोफैराड आएगा C का मान, ये आ गया। अब वोल्टेज कितना दिया है, 1200 वोल्ट। अब बैटरी चार्ज कितना सप्लाई करेगा, तो Q बराबर क्या फॉर्मूला लगाओगे, Q बराबर C इंटू वी, C इंटू वी कर लो, टोटल नेट कैपेसिटेंस को वोल्टेज से गुना कर दो। नेट कैपेसिटेंस आया बच्चों 4/3 और इसको गुना कर देंगे 1200 से, तो ये हो जाएगा 3 चौका 1200, दैट इज चार्ज सप्लाई होगा कितना, 1600 माइक्रोकूलम, इतना माइक्रोकूलम। तो ये 1600 माइक्रोकूलम बच्चों किस में जाएगा, देखो 1600 माइक्रोकूलम इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, क्योंकि बैटरी जो चार्ज सप्लाई करेगा वो C1 में भी जाएगा और C2 में भी जाएगा। तो C1 पे चार्ज कितना हो जाएगा, C1 पे भी चार्ज इतना ही होगा Q के बराबर, ठीक है। और C1 का मान दिया हुआ है कितना, 2 माइक्रोफैराड दिया हुआ है। तो पोटेंशियल अक्रॉस C1 मान लो V1 होगा, और V का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाय C, तो Q बाय C1 कर लिए। Q का वैल्यू दिया हुआ है 1600 और C का वैल्यू 2 है, यानी कि ये हो जाएगा 800 वोल्ट के बराबर, 800 वोल्ट के बराबर। 800 वोल्ट कौन सा है बच्चों, देखो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, यानी पहले कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो 800 वोल्ट होगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटी C आर कनेक्टेड इन सीरीज। 3 कैपेसिटर है और तीनों का कैपेसिटेंस है C के बराबर, तीनों का कैपेसिटेंस, तीनों को सीरीज में जोड़ा गया है। द रिजल्टेंट कैपेसिटी विल बी, रिजल्टेंट मतलब आपको इक्विवेलेंट पूछ रहा है, A और B के बीच में इक्विवेलेंट क्या होगा। तो याद करो C इक्विवेलेंट में जब सब कैपेसिटर सेम रहता है, आइडेंटिकल कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला सीरीज में क्या था, C/N। C/N का मतलब क्या, कितने नंबर ऑफ कैपेसिटर है, कितने कैपेसिटर है, 3 है, तो ये आंसर हो जाएगा C/3। ये ऑप्शन नंबर C दिख रहा है, C/3। चलिए क्लियर है। चलो नेक्स्ट पेज में आते हैं बच्चों हम लोग, नेक्स्ट पेज में आजा आ गया नेक्स्ट पेज, मैंने बुलाया और ये आया। रिस्टोर्ड एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर चार्ज टू 100 वोल्ट इज 1 जूल, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज। देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी कैपेसिटर में जो कि 100 वोल्ट से कनेक्टेड है और इसका एनर्जी है 1 जूल, ठीक है। तो इसका कैपेसिटेंस पूछ रहा है, यानी C का वैल्यू पूछ रहा है। तो बच्चों V का वैल्यू दे रखा है, देखो V दे दिया है 100 वोल्ट, एनर्जी दे दिया है U बराबर 1 जूल रे। कैपेसिटेंस का वैल्यू पूछ रहा है बच्चों। U का फॉर्मूला याद करो, मैंने कहा था याद करो, हाफ CV²। U का वैल्यू 1 दे दिया है, C का वैल्यू नहीं पता, और V का वैल्यू दे दिया है 100, तो 100 इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों 5 से कट जाएगा, 2 से, सॉरी 50 दूना 100, और C कहाँ गया, C, अच्छा C का मान डालो 1/2, C तो निकालना है बच्चों। ये हो जाएगा 100 इंटू 100, ये हो जाएगा 5 से कटेगा, 2 से, 50 दूना 100, ये हो जाएगा, ये C बराबर निकालोगे तो ये दोनों कहाँ चला जाएगा, 5000 बट्टा में 1/5000, ये हो जाएगा C का वैल्यू, ठीक है। और 1/5000 को सॉल्व करो, 1/5000 क्यों, 1/5 अलग कर लो, 10 डेज 3 है ऊपर कर दोगे 10 डेज -3 हो जाएगा, और नहीं तो 1/50 कर लो, नहीं ठीक है, ये हो जाएगा 0.5 दूना 10, 0.2 इंटू 10 डेज -3। अगर 2 लिखोगे तो 2 इंटू 10 डेज -4 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिख दो, 2 इंटू 10 डेज -4 ऑप्शन कौन सा है, उतना फैराड हो जाएगा ऑप्शन। क्लियर है ये चीज, सॉरी। चलो 19 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन A एंड B इन द गिवन फिगर इज।
ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा? एक का कैपेसिटर 6 माइक्रोफैराड दिया है, इसका भी 6 माइक्रोफैराड और ये 6 माइक्रोफैराड। ये दोनों बच्चों किसमें है? देखो ये दोनों किसमें है? सीरीज में। तो इस दोनों के बदले एक रखो, और सीरीज में आपको मालूम होगा जब आइडेंटिकल कैपेसिटर होता है तो इक्विवेलेंट का वैल्यू होता है C बाय N के बराबर। तो यहाँ C का वैल्यू तो 6 दिया है, सिर्फ इस दोनों का निकाल रहे हैं अभी, इस दोनों का 6 दिया है, और कितने कैपेसिटर है? 2। इस दोनों को मिलाकर के कितना माइक्रोफैराड का कैपेसिटर बनेगा? 3 माइक्रोफैराड का। तो अब हम A और B के बीच में इस दोनों के बदले एक ही बना रहे हैं, और उसका कैपेसिटेंस है 3 माइक्रोफैराड। ठीक है, अब नीचे में भी है क्या? कितना? 6 है रे, 6 माइक्रोफैराड। अब बच्चों बताओ ये 3 और 6 किस में जुड़ा हुआ है? पैरेलल में, और पैरेलल में डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बच्चों C1 प्लस C2। तो दोनों को जोड़ दो, 3 और 6 कितना हो जाएगा? 9 माइक्रोफैराड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्लियर है? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, 20 नंबर क्वेश्चन। 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स ईच ऑफ कैपेसिटी 5 माइक्रोफैराड कंबाइन टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप, व्हाट इज द कैपेसिटी? चलिए पहले इसे नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा करके इसको सॉल्व करके मैं बताता हूं कि क्या आएगा आंसर। क्या आएगा आंसर? ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसको बना के देखते हैं। चलो क्वेश्चन क्या है बच्चों? 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स है, छोटे छोटे ड्रॉप है, छोटे छोटे पानी के बच्चे, बूंद के बच्चे, छोटे छोटे। कितने हैं टोटल मिलाकर के? टोटल मिलाकर के इसकी संख्या है 64 ड्रॉप्स। ठीक है, उसको, और इसमें से सब का कैपेसिटी है 5 माइक्रोफैराड। हर एक ड्रॉप का कैपेसिटेंस है 60 माइक्रोफैराड, सॉरी 5 माइक्रोफैराड है, 5 माइक्रोफैराड। एक ड्रॉप का कैपेसिटेंस है 5 माइक्रोफैराड। क्लियर है? ऐसे ऐसे कितने ड्रॉप्स हैं? 64 ड्रॉप्स। इस सब को, सारे 64 ड्रॉप्स को कंबाइन करके एक बड़ा सा कैपेसिटर बनाया गया। छोटे छोटे पानी के बूंद के बच्चे को उसको पूरा बना करके एक बड़ा स्फीयर बना डाला जी। एक बड़ा स्फीयर बन गया। इस बड़ा स्फीयर का रेडियस बच्चों कुछ और होगा, मान लेते हैं R होगा। ठीक है, अब इसका पूछ रहा है कैपेसिटेंस कितना होगा। इसका कैपेसिटेंस कितना होगा? तो सबसे पहले जानो बच्चों कि इसमें सबसे छोटा वाला का एक का रेडियस हम कितना मान ले? R। ठीक है, तो क्या नहीं बदलेगा? 64 ड्रॉप्स को अगर हम कंबाइन करेंगे और एक बड़ा स्फीयर बनाएंगे तो 64 ड्रॉप्स का जो वॉल्यूम होगा ये इस बिगर वाले ड्रॉप के वॉल्यूम के बराबर होगा, बिगर वाले के बराबर होगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले इसका रेडियस निकालिए कितना होगा। कैसे निकालेंगे? तो एक का वॉल्यूम कितना होगा बच्चों? एक ड्रॉप का, ड्रॉप मतलब हो गया स्फीयर, 4/3 पाई R³ होगा। ऐसे ऐसे कितने ड्रॉप्स हैं? 64 ड्रॉप्स हैं, और ये सारे मिलकर के एक बड़ा स्फीयर बनाएंगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई R³। दोनों का वॉल्यूम क्या होगा? सेम हो जाएगा। चलिए 4/3 कट गया, पाई और पाई कट गया, ये 64 R³ का जो वैल्यू आया वो आ जाएगा आपको R³ के बराबर। और इसको मैं लिख सकता हूं 4 × 16 × 64, 4R का क्यूब बराबर हो जाएगा R³, और दोनों तरफ क्यूब रूट लगा दीजिएगा तो 4R का वैल्यू हो जाएगा R के बराबर। ठीक है, अब देखो बच्चों, एक छोटा सा ड्रॉप जिसका रेडियस था R, इसका कैपेसिटेंस दे रखा है 5 माइक्रोफैराड, छोटा वाला का। तो इसका स्फेरिकल कैपेसिटर है ये। स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना बताया था मैंने? 4πε0R। इसका वैल्यू दिया है 5 के बराबर। ठीक है, चलिए अब बड़ा वाला का निकालते हैं। बड़ा वाला का इसका कितना कैपेसिटेंस हो जाएगा? 4πε0R के बराबर। तो 4πε0, और R का वैल्यू कितना रखेंगे बच्चों? स्मॉल r। कैपिटल R का वैल्यू कितना रखे? 4 × R। तो यहां मैंने 4 × R रख लिया। अब 4 को मैंने बाहर कर लिया, इस 4 को बाहर कर लिया, और इसको ज्यों का त्यों लिख दिया। 4πε0R को ज्यों का त्यों लिख दिया, क्योंकि हम लोग इसका वैल्यू जानते हैं। इसका वैल्यू कितना है? 5 के बराबर। तो ये 4 × कितना हो जाएगा? 5, दैट इज 20 माइक्रोफैराड। कितना हो जाएगा? 20 माइक्रोफैराड के बराबर। क्लियर है ये चीज? क्लियर है? ये हो जाएगा 20 माइक्रोफैराड। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इसको नहीं होता है तो स्क्रीनशॉट ले लो, ले सकते हो आप। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलिए आगे भी प्रॉब्लम है, फिगर वाला ही फिगर रे, अजीब सा फिगर है, देख लो। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 21। क्वेश्चन नंबर 21, ये क्या है सर?
ए और बी के बीच में बच्चों क्या निकालना है, द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितना होगा, हमें ए और बी के बीच में निकालना है। तो देखो बच्चों 3 और 2 किसमें है, 3 और 2 किसमें है, ये दोनों पैरेलल में है। तो मैं एक कैपेसिटर बना लेता हूं 3 और 2 के बदले, दोनों पैरेलल में है। तो पैरेलल में बच्चों दोनों जुड़ जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, C बराबर C1 प्लस C2 पैरेलल में, तो दोनों जुड़ जाएगा 3 और 2 5। उसके साथ देखो इस दोनों के साथ ये सीरीज में जुटा है, तो इसके साथ एक और कैपेसिटर जुड़े हुए हैं जो कि है 4 माइक्रोफैराड। अब ए और बी के बीच में ये दोनों किस में आ गया बच्चों, ये आ गया सीरीज में। इसको मान लेते हैं C1, दूसरे को मान लेते हैं C2। अब इक्विवेलेंट कितना होगा, दो कैपेसिटर का मैंने क्या बताया था, C1 C2 बाई C1 प्लस C2, शॉर्टकट है। C1 का वैल्यू 5 हो जाएगा, C2 का वैल्यू 4 हो जाएगा, 5 प्लस 4 दैट इज 20 बाई कितना हो जाएगा 9 माइक्रोफैराड। 20 बाई 9 ढूंढो, ये ऑप्शन दिख रहा है 20 बाई 9। चलिए अगला देखिए बच्चों क्या है, अगला क्या है, इसमें फिर से एक बार 22 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी ले, ए तो दिया नहीं, ये ए और बी है सब कुछ करो, ठीक है। इस दोनों पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो बच्चों इस फिगर को मैं फिर से बना देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे, ऐसा फिगर है बच्चों, ऐसा, इसके बाद ऐसा, इसके बाद इधर भी लगा हुआ है एक, और एक इधर भी लगा हुआ है कैपेसिटर। क्लियर है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। देखो क्या क्या मान दिया है, इसका वैल्यू 4 दिया है 4 माइक्रोफैराड, इसका भी वैल्यू 4 माइक्रोफैराड, इसका भी वैल्यू 4 माइक्रोफैराड, इसका भी वैल्यू 4, और ये बीच वाला चेंज हो गया 2 है रे। चलो अब देखो बच्चों, पहले इस दोनों पॉइंट के बीच में मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूं ताकि आपको और क्लियर दिखे। यहाँ क्लियर। चलिए ये देखो बच्चों 4 और 4 इस दोनों को देखो, ये दोनों लगातार कैपेसिटर है, यानी ये दोनों सीरीज में है। इस दोनों पॉइंट के बीच में पहले निकालो, तब इस दोनों पॉइंट के बीच में निकालेंगे। इस दोनों पॉइंट के बीच में ये दोनों किस में आ गया, सीरीज में। सीरीज में 4 और 4 रहेगा, सीरीज में याद करो C/N होता है फॉर्मूला, यदि सेम रहता है तो C का मतलब जो मान दिया हुआ है 4, और N का मतलब कितना कैपेसिटर है 2, तो 4/2, यानी ये दोनों मिला करके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना देगा 2 देगा, 2 माइक्रोफैराड। क्लियर। अब इस दोनों के साथ बच्चों ये देखो इस दोनों पॉइंट के बीच में 1 2 और जुटा हुआ है, यानी 1 2 नीचे एक कैपेसिटर 2 माइक्रोफैराड का एक और जुटा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद देखो एक इधर है इस पॉइंट के, एक इधर है, यानी इस दोनों पॉइंट पे एक इधर है 4 माइक्रोफैराड का और एक इधर है 4 माइक्रोफैराड का, 4। अब ये दोनों किस में आ गया, पैरेलल में। 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, तो बीच में एक 4 का लगा दो माइक्रोफैराड, क्योंकि पैरेलल में दोनों जुड़ जाता है C1 प्लस C2। एक 4 इधर लगा हुआ है और एक 4 यहां देखो इधर लगा हुआ है। एक 4 अचार इधर लगा है, ये भी 4 है। अब देखो ए और बी पॉइंट के बीच में ये तीनों किस में आ गया, ये तीनों किस में आ गया, सीरीज में। ये लगातार है सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है सेम के लिए C/N, यहां भी लगाए थे C/N। C का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग 4, ठीक है, और N मतलब नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने हैं 3, 4/3 ऑप्शन ढूंढो, ये 4 है, ये 4/3 है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो उधर 2/3 है, जरा पर्दा हटा दे, जरा मुखड़ा दिखा दे, अच्छा 2/3 है। चलो ये 4/3, ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलो आगे देखो, अरे आगे नहीं बोर्ड की तरफ देखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द चार्ज ऑन प्लेट X इन द गिवन फिगर इज। गिवन फिगर में X प्लेट पे कितना चार्ज होगा, ये आपको निकालना है। X प्लेट पे चार्ज कितना होगा, क्लियर है। चलिए सबसे पहले देखो बच्चों, ये जो पॉइंट है ये 20 वोल्ट पे है, 20 वोल्ट होगा यहाँ पे होगा, और ये जो पॉइंट है ये 10 वोल्ट पे है, यानी ये प्लेट हायर पोटेंशियल पे है, यानी इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये लोअर पोटेंशियल पे है तो इस पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो पहले इस दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, PD पोटेंशियल डिफरेंस, ये हो जाएगा 20 - 10, 20 - 10, यानी कि 10 वोल्ट हो गया नेट पोटेंशियल डिफरेंस। C का वैल्यू आपको दे रखा है, ये हो गया आपके लिए V का वैल्यू, कितना हो गया, V का वैल्यू हो गया आपके लिए 10 वोल्ट। C का वैल्यू दे रखा है बच्चों 2 माइक्रोफैराड, और Q इक्वल टू क्या हो जाएगा C × V, दोनों को गुना करो, C × V 10 दूना 20, ये हो जाएगा 20 माइक्रोकूलम, और ये चार्ज होगा बच्चों पॉजिटिव,
क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि ये एक्स प्लेट जो है ये हायर पोटेंशियल पे है, तो प्लस 20 माइक्रोकूलम हो जाएगा चार्ज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैं तलल तिंद तल्लू तलल, चलिए कलर चेंज किया मैंने। द कैपेसिटी ऑफ एनी कंडक्टर इज, किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है? तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था बच्चों? Q बाय V के बराबर, C बराबर Q बाई V। Q बाई V खोजो, Q इंटू V है, ये V बाई Q है, ये भी नहीं होगा, QV बाई 2 है, ये C बराबर Q बाई V, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए और क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन हट रहे। एनर्जी ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज, चार्ज कंडक्टर का यानी कैपेसिटेंस का एनर्जी, कैपेसिटर का एनर्जी कितना होता है बच्चों? एनर्जी का 3 फॉर्मूला मैंने लिखाया था, लेकिन ये सब C और V के फॉर्म में है। C और V के फॉर्म में फॉर्मूला होता है हाफ CV स्क्वायर, एनर्जी का फॉर्मूला। तो E बराबर कितना हो जाएगा? हाफ CV स्क्वायर। क्लियर है? ये तो आसानी था, ये तो आसान प्रॉब्लम सब था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आ रहे हैं। आपके सामने पेश है 26 नंबर क्वेश्चन। इफ n कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस C1 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर n कैपेसिटर है और वो पैरेलल में कनेक्ट है, सबका कैपेसिटेंस C है, C1 है, ये भी C1, ये भी C1, ये भी C1, सब पैरेलल में कनेक्टेड है। इस तरह से n कैपेसिटर्स जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं एक साथ। अब आपसे पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, तो पैरेलल में बच्चों सबको जोड़ देते हैं। C बराबर याद करो NC, C बराबर क्या था? NC, लेकिन यहाँ पे कैपेसिटेंस C देखिए C1 दिया है, तो NC1 हो जाएगा। NC1 कौन सा ऑप्शन है? देखो ऑप्शन नंबर C करेक्ट है, ये करेक्ट है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर इज, एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होता है बच्चों? ये वैल्यू याद रखना, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एयर के लिए होता है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। ये वैल्यू आपको याद रखना है, ये किसके लिए होता है? डाइलेक्ट्रिक के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडेंसर इज, कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडेंसर क्या था? C बराबर फॉर्मूला याद कीजिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB बाय A माइनस बी। A था आउटर रेडियस और B था इनर रेडियस, ठीक है। तो A इंटू बी, इसमें क्या दिया है? R इंटू आर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, R इंटू आर है, यानी A इंटू बी के बदले R इंटू आर है। बट्टा देखो क्या है? A माइनस बी, A बड़ा रेडियस है, B छोटा रेडियस है। और भी ऑप्शन देखो, इसमें R प्लस आर, ये तो होगा नहीं, R स्क्वायर आर दे दिया, ये भी नहीं होगा, और इसमें देखो R स्क्वायर आर दे दिया, ये भी नहीं होगा, यानी करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 29 नंबर क्वेश्चन। वेन डी ग्राफ जनरेटर इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक मशीन विच प्रोड्यूसेज, वेन डी ग्राफ जनरेटर होता है बच्चों जो हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज चाहिए, तो वोल्टेज हाई करने के लिए वेन डी ग्राफ जनरेटर यूज किया जाता है, सिर्फ वोल्टेज बढ़ाता है ये। तो ओनली हाई करंट नहीं, बी में ओनली हाई वोल्टेज, बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, द कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड अवेलेबल। 3 कैपेसिटर्स है, 3 कैपेसिटर है, और तीनों में से हर का कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड के बराबर है। द मिनिमम एंड मैक्सिमम कैपेसिटेंस ऑब्टेन्ड आर। आपको पता है कि पैरेलल में अगर सेम कैपेसिटर को जोड़ते हैं तो पैरेलल में जो फॉर्मूला आता है पैरेलल में वो NC आता है, जबकि सीरीज में सबको सेम जोड़ते हैं, सीरीज में सब सारे सेम कैपेसिटर्स को जोड़ते हैं तो CE का वैल्यू आता है C/N के बराबर। और बच्चों पैरेलल में हम लोगों को मैक्सिमम कैपेसिटेंस मिलता है और सीरीज में हमको मिनिमम कैपेसिटेंस मिलता है, ठीक है। तो यहां पे देखो बच्चों N × C का मान कितना होगा जब पैरेलल में जोड़ा जाएगा, तो पैरेलल में मैक्सिमम मिलेगा आपको, ठीक है। तो मैक्सिमम कितना मिलेगा? कितना कैपेसिटर है टोटल? 3, तो N का मान हो गया 3, और एक का कैपेसिटेंस कितना है? 6, तो 3 × 6, ये कितना मिला? 18, यानी मैक्सिमम कितना होगा? 18। मिनिमम कितना होगा? C/N, C कितना है? 6 के बराबर, N मतलब नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने हैं? 3, यानी मिलेगा 2 माइक्रोफैराड। तो मिनिमम 2 मिलेगा और मैक्सिमम 18 मिलेगा। 2 और 18 ऑप्शन देखो, 2 और 18, पहले बोल रहा है मिनिमम,
पहले बोला मिनिमम फिर मैक्सिमम, मिनिमम 2 आया, मैक्सिमम 18, 2 और 18 देखो, 2 और 18 ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखिए, द नेट चार्ज ऑन चार्ज कैपेसिटर इज, एक चार्ज कैपेसिटर पे टोटल चार्ज कितना होगा बच्चे, होंगे 0। क्यों? याद करो चार्ज कैपेसिटर पे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे जितना प्लस चार्ज होता है उतना ही माइनस चार्ज भी होता है। अगर कोई बात करेगा नेट चार्ज की तो नेट चार्ज क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है? क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 21 नंबर स्लाइड है, पिको फेराड इज द यूनिट ऑफ, पिको फेराड, पिको को छोड़ो फेराड को पकड़ो, पिको को छोड़ो, पिंकू को छोड़ो, फेराड को पकड़ो। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये नहीं चाहिए। अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं है। पिको को छोड़ो, फेराड को पकड़ो। फेराड किसका यूनिट था बच्चों, कैपेसिटेंस का, कैपेसिटेंस का। और पिको बोलते हैं बच्चों 10⁻⁻12 को, पिको। जैसे माइक्रो को क्या बोलते हो, 1 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 बोलते हो। उसी तरह से 1 पिको को कहा जाता है 10⁻12, जबकि 1 नैनो कितना होता है बच्चों, 10⁻9 ये आता है। ठीक है, तो पिको को छोड़ो, पिको तो क्या है, एक नंबर है बस। और फेराड का मतलब होता है कैपेसिटेंस का यूनिट। देखो कैपेसिटेंस कहाँ है, इलेक्ट्रिक चार्ज, ये तो होगा नहीं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी नहीं होगा, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी ही हुआ कैपेसिटेंस। चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों, 33 नंबर, कैपेसिटी ऑफ एनी कंडेंसर डजंट डिपेंड ऑन, किसी भी कंडेंसर का कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड नहीं करता है। आप याद करो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है, यदि डाइलेक्ट्रिक डाल दे तो Ka∈0/d, C का वैल्यू होता है Ka∈0/d। C का वैल्यू डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ प्लेट और डाइलेक्ट्रिक पे। चलिए क्या क्या है देख लेते हैं। शेप ऑफ प्लेट्स बिल्कुल डिपेंड करता है, शेप ऑफ प्लेट्स मतलब एरिया हो गया। साइज ऑफ प्लेट्स, साइज कैसा है, शेप मतलब हो गया किस तरह का शेप है, मतलब सर्कुलर प्लेट है या कैसा प्लेट है, रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर है, इस पे डिपेंड करेगा, इस पे भी डिपेंड करेगा, साइज ऑफ प्लेट्स पे भी डिपेंड करेगा। चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट्स पे भी डिपेंड करेगा, डी पे। ठीक है, लेकिन क्या चार्ज पे डिपेंड करता है, तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, डजंट डिपेंड ऑन, कैपेसिटेंस डजंट डिपेंड ऑन, तो किस पे डिपेंड नहीं करता है, चार्ज पे। ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्लियर है? चलिए, द कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडेंसर इज 1 माइक्रोफेराड। द कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दे दिया है कितना, 1 माइक्रोफेराड। बोल रहा है रेडियस क्या होगा, तो स्फेरिकल कैपेसिटेंस का कैपेसिटेंस होता है 4πε0r, और माइक्रो का मतलब यहां बच्चों है 10⁻⁻6, इतना फेराड होगा। यहां से r का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, 10⁻⁻6 बाय 4πε0, r का वैल्यू हो जाएगा। और 1/4πε0 का वैल्यू होता है बच्चों 9 × 10⁻9, और यहाँ पे है 10⁻6, तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻, 9 में से 6 हो जाएगा, 3 बचेगा, इतना मीटर, दैट इज 9000 मीटर। और 9000 मीटर को आंसर किलोमीटर में दिया हुआ है शायद, हाँ 9000 मीटर तो है नहीं ऑप्शन, तो ये 9 किलोमीटर हो जाएगा। 9 किलोमीटर रेडियस वाला स्फीयर, सोचो कितना बड़ा होगा, उस पर कितना कैपेसिटेंस है उसका, 1 माइक्रोफेराड, जो कि बहुत कम है बच्चों। 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर ऑप्शन नंबर सी लिख रहा है। क्लियर है? क्लियर है, चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन है, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मेटल इज, मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है बच्चों, मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है। के क्या होता है, मेटल के लिए इनफाइनाइट होता है, मेटल के लिए के इनफाइनाइट होता है, ये याद रखना है बच्चों। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या करता है, याद करो पोटेंशियल क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो ऑप्शन देखो, पोटेंशियल बी नंबर है, डिक्रीज करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, द कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर इज, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है, डायरेक्ट फार्मूला याद करो, C बराबर 2πε0 L बाय log ln b बाय a। ये फार्मूला ढूंढो, कहाँ है, ढूंढो, लग जाओ, मुझे तो लग रहा है ए ऑप्शन में ही लग रहा है। ये देखो जरा, 2πε0 L ln b बाय a, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए, वर्क डन इन मूविंग अ पॉइंट चार्ज
फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर किसी पॉइंट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे तो वर्क डन कितना होगा बच्चों, ये पता करना है। आपको पता होगा कि यदि मान लो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यानी हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है बच्चों, सेम है, तो इस पर कोई भी चार्ज को मूव करवाएंगे तो इस पे वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। नो वर्क इज डन इन मूविंग ए पॉइंट चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा, यानी 0 वर्क डन होगा, यानी 38 का हो जाएगा आंसर ए। क्लियर है? क्लियर है, पूरा क्लियर है सर। देखिए अगला स्लाइड क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाए तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा बच्चों, याद करो इसका फॉर्मूला होता है माइनस पी डॉट ई, या इसको लिख सकते हो माइनस पी ई कॉस थीटा। ए डॉट बी का वैल्यू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, कॉस थीटा पी डॉट ई यू बराबर माइनस पी डॉट ई, फॉर्मूला खोजो, ये नहीं होगा प्लस में है, देखो यू बराबर ये है माइनस पी डॉट ई, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर देन इट्स कैपेसिटेंस। कहने का मतलब है कि यदि पैरेलल प्लेट के बीच में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में हम लोग डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो इसका कैपेसिटेंस बच्चों इंक्रीज कर जाता है। कितना टाइम से इंक्रीज कर जाता है, k टाइम्स, यानी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस। ठीक है, द पोटेंशियल एट ए पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज 4 into 10 days -7 कूलम लोकेटेड एट 9 सेंटीमीटर अवे। एक पॉइंट है, चार्ज है 4 into 10 days -7, इसके कारण 9 सेंटीमीटर की दूरी पर पोटेंशियल निकालना है। तो आपको पता होगा बच्चों कि पॉइंट चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होता है r डिस्टेंस पर, इसका वैल्यू होता है kq बाय r के बराबर। ठीक है, तो k का वैल्यू जानते हो 9 into 10 days 9, q का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में 4 into 10 days -7 बाय r का वैल्यू दे रखा है बच्चों 9 सेंटीमीटर। r का वैल्यू कितना है, 9 सेंटीमीटर, यानी ये हो जाएगा 9/100 मीटर। तो ये हो जाएगा 9/100, मीटर में बदल दिए 9/100, 9 और 9 कट जाएगा, 100 कहां चला जाएगा ऊपर, तो ये 10 का पावर 9 2 11 हो जाएगा, इंटू 4 इंटू 10 days -7, इतना वोल्ट हो जाएगा। अब देखो ये 4 तो ठीक है, इंटू 11 में से 7 जाएगा 10 के पावर में, तो 4 बचेगा, 4 into 10 days 4 वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, 4 into 10 days 4। ये भी मुझे ऑप्शन नंबर यही दिख रहा है, सबका ऑप्शन यही आ रहा है। अच्छा, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कैविटी ऑफ अ कंडक्टर इज 0, दिस इज कॉल्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है बच्चों, किसी कंडक्टर में अगर कैविटी है, किसी कंडक्टर में मान लो ये स्फीयर है पूरा और इतना दूर है कैविटी, तो इसके अंदर बता रहा है कि फील्ड 0 है, तो इसको याद करो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। शील्ड कर दिया गया है, अंदर में फील्ड क्या है, 0 है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग खोजो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग, 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बच्चों डायमेंशन क्या होगा, याद करो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला V बराबर W/Q। अगर डायमेंशन निकालना है तो आपको W का डायमेंशन, वर्क का डायमेंशन होता है बच्चों ml2 T-2, और Q का डायमेंशन होता है IT के बराबर, तो ये हो जाएगा ml2, तो ठीक है, T का पावर -2 है तो यहाँ कितना हो जाएगा -3, और I का पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, I का पावर -1। ये ऑप्शन ढूंढो, ml2 T-3 I-1, ml2 T-3 I-1, यही ऑप्शन लग रहा है मुझे। हाँ, सारा का ऑप्शन नहीं आ रहा है। चलो, द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडेंसर इज। C का डायमेंशन क्या होता है बच्चों, C बराबर, C का डायमेंशन, तो C का डायमेंशन आपको पता होगा, C बराबर फॉर्मूला क्या होता है, Q/V। तो Q का डायमेंशन होता है बच्चों IT लिखो या AT लिखो, एक ही बात है। ठीक है, IT, और V का डायमेंशन अभी हम लोगों ने निकाला, ml2 यहां भी है, V का डायमेंशन पोटेंशियल का ml2 T-3 और I-1 आ रहा है। अब इसको सॉल्व करो, m को ऊपर ले जाओगे तो m का पावर -1 हो जाएगा, l को ऊपर ले जाओगे तो l का पावर -2 हो जाएगा, T-3 है और इधर है पावर में 1 + 3, T का पावर 4 हो जाएगा, और I का पावर -1 है, ऊपर लिखेंगे तो I का पावर -1 ऊपर लिखो, जुड़ जाएगा ये,
1 + 1 i का पावर 2 हो जाएगा, यानी m-1 l-2 t का पावर 4 और i2। ये ऑप्शन देखो जरा, देखो देखो जरा, t का पावर 4 आ रहा है और ये i का पावर 2 आ रहा है। ये ऑप्शन मुझे तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, m-1 l का पावर 2। अच्छा एक बार और चेक कर लेता हूँ, v का डायमेंशन है ml2 t-3 i-1 m-1 l-2, ठीक है ठीक है, it t का पावर 4 होगा बच्चों। अगर इसमें माइनस नहीं लगा रहता तो ये ऑप्शन हो जाता। चलो नोट लगा देते हैं, नन ऑफ दिस। इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है बच्चों, तो नन ऑफ दिस हो जाएगा। लेकिन कैसे निकालोगे ये तो पता चल गया, C बराबर Q/V लिख के इसका कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। आजा आई बाहर, 45 नंबर क्वेश्चन है तैयार। चलो इसको बनाया जाए। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड अ हॉलो चार्ज्ड स्फेरिकल सेल इज, हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर के सरफेस पे चार्ज होता है बच्चों, और इसके अंदर पूछ रहा है फील्ड कितना होगा। तो आप जानते ही हो इसके अंदर में, इनसाइड में फील्ड क्या होता है, 0 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कितना फील्ड होता है बच्चों। देखो 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 देखो, ये गरीबी का हाल। देखो यहाँ पे माइनस चार्ज है, ये पैरेलल प्लेट है, ठीक है। इसके कारण जो फील्ड होगा बच्चों, किसी भी पॉइंट पे फील्ड निकालो, क्योंकि इस दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस होता है बहुत ही कम, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्लेट के कारण ये इनफाइनाइट थिन शीट ऑफ चार्ज हो गया, जिसके कारण फील्ड इधर की तरफ होगा और ये वैल्यू होगा σ/2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर, ठीक है। अब इसके कारण भी जो यहाँ फील्ड होगा, नेगेटिव चार्ज के कारण नेगेटिव चार्ज की तरफ ही फील्ड होगा, ठीक है। और इसके कारण भी फील्ड होगा कितना बच्चों, σ/2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो जोड़ दो, जोड़ोगे तो σ/2 एप्सिलॉन नॉट, σ/2 एप्सिलॉन नॉट, ये क्या देगा σ/एप्सिलॉन नॉट। और σ/एप्सिलॉन नॉट आपको ऑप्शन साफ साफ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में ही। सबका आंसर ये आ रहा है, सबका आंसर ये आ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है बच्चों, कॉन्सेप्ट भी समझो। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, इफ डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बिकम्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, half of its initial value, then the its capacitance is, then लिख दो, then tutor है its capacitance। अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का दूरी क्या कर दिया जाए, दोनों के बीच की दूरी बढ़ा दिया, ये सही नहीं किया आपने सर। C बराबर बच्चों होता है A एप्सिलॉन नॉट बाय D, और C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है D, यानी D घटेगा तो C बढ़ेगा। तो डिस्टेंस क्या कर दिया गया है, हाफ कर दिया गया है, D को क्या कर दिया गया, हाफ। तो D अगर हाफ करोगे तो कैपेसिटेंस कितना गुना बढ़ जाएगा, 2 गुना बढ़ जाएगा। ये प्रोपोर्शनलिटी से ही दिख रहा है कि ये अगर हाफ होगा तो ये उल्टा होगा, ये 2 हो जाएगा, हाफ का उल्टा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, 2 टाइम्स, तो बिकम्स हाफ ऑप्शन है, बिकम्स डबल, बिल्कुल सही, डबल हो जाएगा। चलिए 1 पिकोफैराड इज इक्वल टू, पीएफ है ये, कैपिटल पी होना चाहिए वैसे, नहीं ठीक है, स्मॉल पी ठीक है रे। 1 पिकोफैराड इज, 1 पिकोफैराड कितना होता है बच्चों, 10⁻⁻12, ये पिको होता है। तो 10⁻⁻12 देखो कितना, यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 2 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1 and C2 आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, देन इट्स इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। देखो C1 और C2 को सीरीज में कनेक्ट किया गया, तो C इक्विवेलेंट का मान पूछ रहा है कितना होगा। तो सीरीज में क्या होता है बच्चों, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, ठीक है। अब सोच रहे होगे सर ये वैल्यू तो हो गया इक्विवेलेंट, तो ये ऑप्शन मार देते हैं, ठीक है, चुप, ये ऑप्शन अभी नहीं, ठीक से देखो, ठीक से देखो, ये 1/CE का मान है, आपसे क्या पूछ रहा है, CE का मान पूछ रहा है आपसे, CE, तो 1/CE तो थोड़ी पूछ रहा है आपसे, CE का वैल्यू, इसको सॉल्व कीजिए, 1/CE बराबर C1 C2 एलसीएम आएगा, C1 C2, और ये हो जाएगा C2 प्लस C1। अब दोनों तरफ पलट दो तो C का वैल्यू क्या आएगा आपको, C1 C2 बाय C1 प्लस C2। देखो ये ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। गलती करने से बच गए सर, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का और इस लेक्चर का, 50 नंबर क्वेश्चन। देखिए, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज, बहुत इजी क्वेश्चन, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज, किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कौन सा क्वांटिटी है बच्चों, पहला ही ऑप्शन है स्केलर, स्केलर नहीं स्केलर, ठीक है।
तो बच्चों आज का सेशन हम लोग करते हैं यहीं पे खत्म, और हमारे साथ बने रहिए पूरे ऑब्जेक्टिव्स में। गारंटी है कि आपको इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आपके एग्जाम में डायरेक्ट मैच होंगे। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, यही आप लोगों के लिए टाइम है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।